नबीला, बहुत बेसिक सी चीज है, फिर भी क्यों स्टूडेंट्स नहीं समझ पा रहे हैं? अगर हम देखें एक ही स्कूल में जा रहे हैं, एक ही तरह की एजुकेशन ये लोग पा रहे हैं, फिर भी सोच में इतना अंतर क्यों? जी, जैसे फारा जी ने कहा, ये इज इट एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस इन इस्लाम, ये इन्होंने इस्लाम के 5 प्रिंसिपल्स बताए हैं, मगर ये बहुत ही ज्यादा डिस्कशन में उनको जाना चाहिए, क्योंकि अगर मुस्लिम्स बिलीव करते हैं कि ये इनके कल्चर में रहा है हजारों साल और ये हजारों साल उन्होंने पहना है और आज उनका हक कोई छीन नहीं सकता, वो भी एसेंशियल प्रैक्टिस के ही एम्बिट में देखा जाएगा। जैसे एसेंशियल इस्लामिक प्रैक्टिस, जैसे बहुत सारे रिलीजन्स प्रैक्टिस करते हैं उनके एसेंशियल प्रैक्टिसेस को, जैसे यहाँ पर अगर कुरान में लिखा नहीं है फिर भी अगर उन्होंने इतने हजारों साल फॉलो करते आए हैं, वो भी एक विंडो देखता है कि वो इतना एसेंशियल क्यों है लड़कियों के लिए, इतने साल उन्होंने प्रैक्टिस किया है, क्या उनका हक अब आज छीन सकते हैं? तो ये लड़कियां जिद कर रही है कि संविधान में उनका हक है इसलिए उनको पहनना है। अब उनको कौन समझाएगा कि कुरान में ऐसा कोई शब्द लिखा नहीं है कि आपको अपना बाल ढकना चाहिए, ऐसा कोई स्टेटमेंट लिखा नहीं है कुरान में। जैसे फराह जी ने कहा, ये कोई स्ट्रेसफुल चीज नहीं है कुरान में कि आपको बाल ढक के निकलना चाहिए। इट ओनली सेज ड्रेस मॉडेस्टली, और ड्रेस मॉडेस्टली को बहुत सारी तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, मगर और एक इंटरप्रिटेशन शरिया की इंटरप्रिटेशन है कि बाल ढकना है। तो तो इंडिया में एंड मोस्टली वर्ल्ड ओवर बहुत औरतें तो शरिया इंटरप्रिटेशन से ही चलते हैं हजारों साल। तो हजारों साल की प्रैक्टिस, क्या वो एसेंशियल प्रैक्टिस के अंदर आएगा या नहीं, वो कोर्ट तय करेगा। वो हम फराह जी से ही समझते हैं। और फराह जी, वी नीड टू लुक एट अ बिगर पिक्चर हियर कि जो हमारे स्कूल के, जो हमारे स्टूडेंट डेज होते हैं, वो हमारे लाइफ के फाउंडेशन ईयर्स होते हैं। अगर शुरुआत से ही हम एक चीज़ को फॉलो करते आ रहे हैं, जिसके बारे में हमारी फैमिली से हम सुनते हैं, हमारे पेरेंट्स से हम सुनते हैं, खासकर अगर घर के बड़े आपके वो चीज़ फॉलो करते हैं और वही चीज़ें फिर आप भी फॉलो करने लगते हैं। जैसा नबीला भी कह रही थी कि अगर आप अचानक से उन्हें कहेंगे कि ये अब आपको नहीं करना है, तो उन्हें ऐसा लगेगा कि हमसे हमारा हक छीना जा रहा है। और अगर ऐसा होता है तो ये भी हो सकता है मैम कि जिस तरह से हम अभी प्रोटेस्ट देख रहे हैं देश में, कंट्री वाइड हम देख रहे हैं कि कितने अलग अलग राज्यों से प्रोटेस्ट की खबरें आ रही हैं, तो ये ना हो कि आगे चलकर ये मामला और ज्यादा बढ़ जाए और इसकी वजह से माहौल देश भर में खराब हो जाए। उसको लेकर के क्या सोल्यूशन हमारे पास है इस वक्त? देखिए मलिका, हमें अगर किसी चीज का या किसी बड़ी बीमारी का इलाज करना पड़ेगा तो हमें छोटे जो कॉन्सिक्वेंसेस है उसको झेलने ही पड़ेंगे। और हमारे यहाँ की जो लड़कियां हैं वो 3 तलाक के केस के बाद में बहुत मुखर हो गई थी, बोलने लगी थी, FIR लॉन्च कराने लगी थी। तो जो हमारे यहाँ की कट्टरपंथी ताकतें हैं, उन लोगों को ये बर्दाश्त बिल्कुल नहीं था कि वो हम उनके घरों की जो औरतें हैं वो इस तरह से सड़क पर आ जाएं। तो आप ये देखिए कि 2 प्रोटेस्ट हमारे यहाँ हुए हैं। पहला CAA का, जिसमें मुस्लिम महिलाओं ने इतना बड़े लेवल पर जो है पार्टिसिपेशन किया है, और दूसरा है ये हिजाब वाला। तो ये 2 इश्यूज पर ही औरतें बाहर क्यों हैं, ये हमें समझना पड़ेगा। आज जो मुस्लिम महिलाओं से जुड़ा सबसे ज्यादा खतरनाक इशू जो है वो पॉलीगैमी है। ट्रिपल तलाक के बाद में पॉलीगैमी, जो कलाम पाक का हिस्सा नहीं है, मोनोगैमिक कलाम पाक का हिस्सा है, और जबरदस्ती इस पर फतवे दिए जाते हैं कि नहीं, एक मुस्लिम मर्द जो है वो 4 शादी कर सकता है, एक साथ 4 बीवी रख सकता है, लेकिन वो कंडीशनल है, ये कोई नहीं बताता, और धड़ाधड़ फतवे आते हैं। तो जिस तरह से 3 तलाक के फतवे रुक गए और उससे बाहर आए, इसी तरह से पॉलीगैमी भी एक बहुत इसेंशियल और बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है जिसको जो है डिस्कस किया जाना चाहिए। तो अब इन लोगों को ये डर है कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड ना जाए, इस सब के पीछे ये इनकी लोगों का डर है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो इनकी जो शरिया अदालतें चल रही हैं वो बिल्कुल बंद हो जाएंगी। तो ये खौफ जो है, इस वजह से इन्होंने अब इस्तेमाल औरतों को ही करना शुरू कर दिया, क्यों, और औरतों को ही सड़क पर ले आइए। आप आज एक प्रोटेस्ट करिए, प्रोटेस्ट में आप बताइए कि पॉलीगैमी के अगेंस्ट ये सब हो रहा है, ये सब हो रहा है, तो इतनी बड़ी तादाद में औरतें नहीं आएंगी। ये सारे के सारे जो हैं, क्योंकि हर गली मोहल्ले में मस्जिद, मदरसे, ये सब है,
और वहां कौन लोग अपॉइंटेड है, इमाम और ये सब मौज़िन वगैरह, ये सारे के सारे मदरसों से, जो दारुल उलूम देवबंद से जुड़े मदरसे हैं हनफी फिक़े वाले, वो सारे के सारे लोग वहां अपॉइंटेड हैं। तो वो आप मस्जिद में नमाज पढ़ने सब लोग जाते ही हैं। आप कह दीजिए कि आपके रिलीजन पर हमला हो रहा है, अपने घरों की औरतों को भेजिए, सब भेज देंगे रिलीजन के नाम पर। परेशानी इस बात की है कि कोई भी कलाम पाक को पढ़ना नहीं चाहता। वो ये तो कहते हैं कि भाई हाँ ये हमारी बुक है, लेकिन ये बुक जो है वो देखने के लिए नहीं आई है, या सिर्फ सुबह को बैठ करके हमने एक सिपारा पढ़ लिया रिसाइट करने के लिए नहीं आई ये बुक। ये बुक एक गाइड है, आपकी गाइडेंस के लिए आई है, आपके रिफॉर्म के लिए आई है। तो जब अल्लाह पाक ने रिफॉर्म के लिए इजाजत दी है, रिफॉर्म के लिए इतनी बड़ी बुक आपको दी है, तो उसको पढ़ के उस पर अमल करना है। उसे सिर्फ पढ़ना नहीं है कि हम सिर्फ इसको पढ़ लेंगे और जन्नत में चले जाएंगे, अगर नहीं पढ़ेंगे तो दोज़ख में चले जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट मौलानाओं ने मुस्लिम कम्युनिटी के दिमाग में भर दिया। ये बिल्कुल नहीं कहते कि आपको कलाम पाक को पढ़ना है और उस पर अमल करना है। जिस दिन मुसलमान इस डिलेमा से बाहर आ जाएगा कि हमें मुल्ला के इस्लाम को फॉलो नहीं करना है बल्कि अल्लाह के इस्लाम वही को तो मैम सवाल है हमारे सामने कि कैसे उससे बाहर निकलेंगे जब इलेक्शंस आते हैं तो इस तरह के मुद्दे पॉलिटिकल इश्यूज बन जाते हैं और किस तरह से इनका इस्तेमाल होता है चुनाव के बीच में, ये भी हम सब जानते हैं।